जब हम कोई भी विषय चुनते हैं तो उसके पीछे का आधार क्या हो इसको जानना जरूरी है। याद रखिए, यूपीएससी ने केवल दो ही चीजों के चयन का आपको एक तरह से मौका दिया है। एक माध्यम का चयन, बड़ा सोच समझ के करें, हिंदी या इंग्लिश। और दूसरा ऑप्शनल का चयन। 500 में अगर आप 300 प्लस मार्क्स देने वाले सब्जेक्ट नहीं लेते हैं तो आप सिलेक्शन से खुद अपने आप को दूर करते हैं। तो एक चीज तो तय है कि कुछ जो सिलेक्शन हुए हैं हिंदी माध्यम में, उसमें इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में रहा है, और केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि आपकी सफलता के लिए। मैं अक्सर अपने ऑप्शनल बैच के बच्चों से बात करते हुए कहता हूं कि यदि आपको सेलेक्ट होना है, और केवल सेलेक्ट ही नहीं बल्कि अपनी रैंक भी अच्छी लानी है, जिससे जो आपको डिजायर्ड पोस्ट है आईएएस और प्रॉपर आईपीएस की, उसको अगर पाना है तो सोच समझकर ही फैसला करें कि ऑप्शनल क्या लें। और हिस्ट्री इस रूप में हमेशा से मैंने देखा है कि एक बेहतर आधार की भूमिका निभाती है। मतलब इतिहास उन वैकल्पिक विषयों में से है जिसने लगातार अभ्यर्थियों के न केवल सिलेक्शन में भूमिका निभाई है बल्कि उन्हें अच्छी रैंक दिलाने में भी इतिहास की निर्णायक भूमिका रही है। क्योंकि आज हमारी चर्चा यह है कि हम वैकल्पिक विषय इतिहास क्यों लें, तो सबसे पहले जरा कुछ रिजल्ट पे नजर डालते हैं। ये अपने इंस्टीट्यूट के वो बच्चे हैं, गौरव कुमार 2016-17 बैच में ऑल ओवर इंडिया 31st रैंक आती है, और इनके मार्क्स फर्स्ट पेपर हिस्ट्री में 144, सेकेंड पेपर में 166, 310 मार्क्स, और आज उत्तराखंड कैडर में है। दूसरा साक्षी गर्ग, साक्षी अपने बैच की सेकेंड या थर्ड हिंदी मीडियम की टॉपर है, और उसके सिलेक्शन में भी देखिए कि इतिहास की भूमिका क्या है। फर्स्ट पेपर 131, सेकेंड पेपर हिस्ट्री में 170 माने 300 प्लस 301 नंबर, और इसलिए इस सिलेक्शन में और आईआरएस पाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 2020 का टॉपर हिंदी माध्यम का 246 रैंक पे था, और सुनील, वो भी ऑब्वियस सी बात है, हिस्ट्री ने उसके सिलेक्शन में एक निर्णायक भूमिका निभाई। और एक विक्रम फड़के स्टूडेंट है, इसने जब इसका सिलेक्शन होता है और इसके मार्क्स देखिए, फर्स्ट पेपर में 170, सेकेंड पेपर में 154, 324 अंक आते हैं। ये केवल वो एक ट्रेलर है आपको दिखाने के लिए, और ये लगातार अभी के हैं। मैं अगर अतीत की बात करने लगूं तो नंबर ऑफ रिजल्ट्स हिस्ट्री ऑप्शनल से अपने भी इतने स्टूडेंट निकले हैं कि एक बहुत बड़ी स्लाइड दिखानी पड़ जाएगी। हम चाहे कुमार पाल गौतम से शुरू करें, मोहम्मद मुश्ताक तक जाएं, शशिकांत मीणा तक जाएं, या जगदीश पदम, मिंटू लाल मीणा, गिरधारी लाल, इन सबने लगातार सिलेक्शन पाया, और उन सबके सिलेक्शन में इतिहास की एक बड़ी निर्णायक भूमिका रही। तो एक चीज तो तय है कि कुछ जो सिलेक्शन हुए हैं हिंदी माध्यम में, उसमें इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में रहा है, और केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि आपकी सफलता के लिए। क्योंकि याद रखिए, केवल आप यहां तैयारी करने या पढ़ने नहीं आए हैं, मेन उद्देश्य है आपका सिलेक्शन। तो सिलेक्शन केवल पढ़ने से, हार्ड वर्क से नहीं होता है, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और इसीलिए जब हम कोई भी विषय चुनते हैं तो उसके पीछे का आधार क्या हो इसको जानना जरूरी है। याद रखिए, यूपीएससी ने केवल दो ही चीजों के चयन का आपको एक तरह से मौका दिया है। एक माध्यम का चयन, बड़ा सोच समझ के करें, हिंदी या इंग्लिश। और दूसरा ऑप्शनल का चयन, बड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि 500 में अगर आप 300 प्लस मार्क्स देने वाले सब्जेक्ट नहीं लेते हैं तो आप सिलेक्शन से खुद अपने आप को दूर करते हैं। इसलिए पहले भले ही समय ले लीजिए कि हम ऑप्शनल क्या लें, लेकिन जब चयन कीजिए तो सोच समझकर, और फिर उसे ब्रह्म मानकर, फिर उसे निर्णायक मानकर अपनी 100% एनर्जी उसी पे लगाएं।
लेकिन लगाने से पहले उस पर पूरा वर्क कर लीजिए, क्योंकि याद रखिए कि एक बार मौका मिला है तो शादी के समय जिस समय लड़कियों के चयन जब करें तो बड़ा सोच के करें, उसी तरह वैकल्पिक विषय चुनते समय जरूर समय लेकर चयन करें, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा होगा। क्योंकि मैंने कई बार देखा है 4 साल 5 साल बाद बच्चे आते हैं कि सर ऑप्शनल में नंबर नहीं आ रहा और मुझे चेंज करना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के चयन में मैं ये भी बहुत साफ कह दूं कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बहुत सारे बेहतरीन ऑप्शंस भी हैं। पॉलिटिकल साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, ज्योग्राफी हो, लिटरेचर हो। लेकिन हिंदी माध्यम में जब हम आते हैं तो यहां जरूर जो मैंने ट्रेंड, इंटरेस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस और जो मैंने डायमेंशंस कहा कि कहां कहां इसका फायदा और हो सकता है पूरी तैयारी में, उन सारी चीजों को देखते हुए हिस्ट्री एक बेस्ट ऑप्शन के रूप में जरूर उभरता है। लेकिन यह मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि जो आपका बैकग्राउंड है, आप सिलेबस देखिए। उस अगर वही सब्जेक्ट लेना है तो आप सिलेबस देखिए। मान लीजिए आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे, आपने सिलेबस देखा यूपीएससी का, पिछले 10 साल के प्रश्न पत्र देखे और आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये मैं जिस तरह पैटर्न है उसको मैं जानता हूं, तो उस पे भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अपनी रेंज के हिसाब से, अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपने ऑप्शनल का चयन करें। लेकिन चयन करते समय जो मैंने बातें कही उन सब मानकों को आधार बनाएं, तो आप एक बेहतर निर्णय ले पाएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हिस्ट्री ही लीजिए, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि उपलब्ध जो भी हमारे ऑप्शनल हैं उसमें हिंदी माध्यम में इतिहास एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये कभी आपको बहुत निराश नहीं करेगा और अगर आपने मेहनत की तो आपके सिलेक्शन में निश्चित ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इतिहास को पढ़ते समय कई लोगों को यह लगता है कि ये तो भूत की बात है, अतीत की बात है, उसको अभी पढ़ने से क्या फायदा। यूपीएससी में एक एस्पिरेंट अगर हिस्ट्री लेता है तो आखिर जब वो सेलेक्ट हो जाएगा तो उसका उपयोग क्या करेगा, उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब का एक कोट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब वो कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास रच भी नहीं सकता। एक फेमस कोटेशन है, इफ यू डोंट नो योर पास्ट यू वुड नॉट नो योर फ्यूचर। तो इतिहास वास्तव में एक, सोचिए एक ऐसा वृक्ष है और अगर उस वृक्ष में जड़ ना हो या वो खोखला हो तो बड़ी आसानी से गिर जाएगा। इतिहास किसी भी राष्ट्र के लिए वो जड़ का काम करता है। कहा जाता है कि जिस राष्ट्र का इतिहास नहीं होता उस राष्ट्र की अस्मिता नहीं होती। तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी में इतिहास की समझ इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप जिस जगह पे पोस्टिंग होगी, अगर वहां के कल्चर के बारे में, वहां पास्ट में क्या पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, ये सब अगर जानेंगे तो आप एक बेहतर प्रशासक सिद्ध हो सकेंगे। रुचि, आज इतिहास बड़ा एक नए दौर से गुजर रहा है। आपने भारत में भी सुना होगा रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय इतिहास लेखन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रही है। कुछ हमारे क्षेत्रीय नायक जो मूल भारतित्व है, जो भारत के इंडिजिनस हीरो हैं, उनको उतना महत्व नहीं दिया जा सका। आजकल उस पर बात हो रही है और पूरी दुनिया में इतिहास की एक नई लेखन पैदा हुई जिसे हम रिविजनिस्ट राइटिंग ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, संशोधनवादी इतिहास लेखन कहते हैं। मतलब इतिहास में जो लिखा गया वो क्या वही जो लिख दिया गया वही करना है केवल इतिहास में, या उसमें संशोधन हो सकता है। तो आज की दुनिया में जब नए वैज्ञानिक अप्रोचेस पैदा हो रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस पैदा हो रही हैं, सैटेलाइट, जीपीएस, एंथ्रोपोलॉजिकल, ऐसी बहुत सारी चीजें जब आ रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि तथ्यों को और बेहतर अध्ययन करके और अगर कोई संशोधन किया जा सकता है तो किया जाना चाहिए। क्योंकि इतिहास का मतलब ही है ऐसा निश्चित ही हुआ तो सही पढ़ाना, सही तथ्य देना ही इतिहास है। अतः संशोधनवादी दौर से गुजर रहा है इतिहास। तो अभी जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत सारे नए विषयों पर जो क्रिटिकल अप्रोच होगी उससे आपको जानने का और बेहतरीन मौका मिलेगा। और निश्चित ही आपको जब इस तरीके से सारे आयाम को कवर करते हुए लिखेंगे तो आपको बेहतर मार्क्स इस पेपर में मिलने की संभावना अधिक है। तो इतिहास वैकल्पिक विषय के रूप में जो आधार हैं, सबसे पहला आधार है कि आपको इतिहास इसलिए लेना चाहिए क्योंकि यह ट्रेंड में है। ट्रेंड का मतलब मेरा बहुत साफ है, अंक अच्छे मिलते हैं और लगातार इससे अभ्यर्थी सफल हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे इंटरेस्ट।
मैं हमेशा कहूंगा कि जब आपकी रुचि जिस सब्जेक्ट में होती है उसको पढ़ने के साथ साथ आप उसमें इनोवेशन करते हैं। आपको जब चीजें अच्छी लगने लगती हैं, आपका जब विषय में इंटरेस्ट जग जाता है, तो उसमें ऑब्वियसली आपको न केवल पढ़ने का मन करता है बल्कि उसके साथ साथ यह भी होता है कि हम इसे और कैसे बेहतर बनाएं। तो रुचिकर बनाना बड़ा जरूरी है और इतिहास में इंटरेस्ट तो बनेगा ही, क्योंकि आप जानते हैं इसमें बहुत सारी स्टोरी का पार्ट रहता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिसोर्स। और जब हम रिसोर्स की बात करते हैं तो इसमें कहते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड मटेरियल और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड गाइडेंस ये होना चाहिए। और अगर हम कहें जितने भी चीजें हैं, टेस्ट सीरीज हैं, किताबें हैं, मेंटरशिप है, वो सारे के सारे जो है वो अवेलेबल हैं कि नहीं। और बड़ी अच्छी बात है, इतिहास में ये भी पक्ष बड़ा इंपॉर्टेंट है, अवेलेबिलिटी। और चौथा है जो मैं और अलग से दिखाऊंगा, चौथा ये है कि आखिर इसका यूज, इसकी पोटेंशियलिटी का इस्तेमाल, इसका इंपैक्ट कहें कि इसका इंपैक्ट क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब हम कोई भी ऑप्शनल लेते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए। तीन चीजें तो बड़ी साफ हैं। मैं ट्रेंड, जैसा मैंने आपको शुरू में ही कुछ सिलेक्टेड बच्चों के नाम और उनके नंबर दिखाए, अंक, सफलता की दर, हिस्ट्री आप सबको पता होगा कि आपको, जैसे अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में बात करें, हमें क्यों नहीं इंटरेस्ट जगेगा जब हमें यह पता चलेगा कि भगत सिंह और बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने, जब इनसे अंग्रेजों ने दबाव डाला या कुछ उदारवादी नेताओं ने कहा कि थोड़ा समझौतावादी हो जाइए, तो इन्होंने यह कहा कि हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो ऐसी बातें जब आप उसमें देखेंगे तो जो एक आपको अप्रोच, जितना आप हमारी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानते हैं, उससे और नए नए आयाम आपको देखने को मिलेंगे और आप निश्चित ही एंजॉय करेंगे। और आपको पता चलेगा कि हमारी आजादी की लड़ाई कितनी विविध रंगों को लिए हुए है। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है। इसी तरह जब वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे तो एक से एक कथानक मिलेंगे। आखिर जिस हिटलर को कुछ दिनों पहले पागल कहकर इतिहासकारों ने करार दिया, आखिर वो फ्यूरर कैसे बन गया? ये सब चीजें ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्टिंग लगेंगी, और इसलिए स्टोरी के रूप में पढ़ने का मौका किसी सब्जेक्ट में है तो वो आपको इतिहास में मिलता है। रिसोर्स के बारे में मैंने कहा ही कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां हिंदी माध्यम में भी रिसोर्स की किसी भी स्तर पे कमी नहीं है। यहां तक मैं कह सकता हूं कि इंग्लिश से अच्छे रिसोर्स आपको हिंदी माध्यम में अवेलेबल है। वो सब्जेक्ट क्या है? तो इतिहास है। तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। और चौथे पॉइंट जो मैंने कहा कि इस इतिहास को पढ़ने से आपको किस तरह इस पूरे पेपर में जो चौथा फॉर्मूला है कि उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का और इंपैक्ट क्या है, इसको भी देखा जाना जरूरी है। तो अगर हम इतिहास ऑप्शनल चुनते हैं तो यह भी देखना है कि उसका जुड़ाव हमें अन्य जगहों पर कहां ऐसा मौका दे रहा है कि जिससे हमें अधिक मार्क्स, पूरे यूपीएससी के एग्जाम में और मार्क्स आए। तो इसके लिए देखो, पहला आधार है, अगर हम जीएस के पेपर को देखें तो जीएस के पेपर में, फर्स्ट पेपर में आपको डायरेक्ट कल्चर का पार्ट, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट और वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट ये दिया हुआ है। जब हम ये पढ़ेंगे तो फर्स्ट पेपर जीएस में तो हिस्ट्री ऑप्शनल लेने से आपको डायरेक्ट सुविधा ही है। और यही नहीं है, अगर हम ये मेंस की बात करें, लेकिन अगर हम पीटी की भी बात करें, जो प्री आजकल डाइसी होता जा रहा है, आप देखिए प्री में लगभग 14 से 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के पार्ट से कल्चर को मिलाते हुए जरूर रहता है। और जो ऑप्शनल हिस्ट्री पढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो ज्यादा बेहतर एक तरह से स्थायित्व से अपने को वहां पर देख सकता है, वो एक अपर एज लेगा। दूसरा पेपर अगर हम देखें, जीएस का सेकंड पेपर, जिसमें सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस है, पॉलिटी है और इंटरनेशनल रिलेशन है,
सभी में है, लेकिन अगर हम देखें इंटरनेशनल रिलेशन का बैकग्राउंड मजबूत उसी का होगा जिसने वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ा है। आज देखिए यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर की बात हो रही है, यूरोप में मानचित्र बदलने की बात हो रही है। ये यूरोप का मानचित्र बार बार बदला है। कभी नेपोलियन ने बदल दिया, कभी वियना कांग्रेस ने बदल दिया, कभी इटली जर्मनी के एकीकरण ने बदल दिया, वर्ल्ड वार ने बदल दिया। तो जब इतना अच्छा बैकग्राउंड होगा तो आज अगर कोई चीज चल रही है तो उसको पढ़ने का जो आपकी समझ है, जो आपको दायरा है, वो बड़ा बेहतरीन हो सकता है। थर्ड पेपर में अगर देखें, वैसे तो थर्ड पेपर टेक्निकल है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और इंटरनल सिक्योरिटी है। लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है, आंतरिक सुरक्षा, उस आंतरिक सुरक्षा के पार्ट में जो आजादी और आजादी के बाद की कुछ घटनाएं हैं, उन्होंने कैसे समस्या को जन्म दिया, जो हम कहते हैं ना पोस्ट इंडिपेंडेंस, उन समस्याओं के कारण आजकल कैसी कैसी इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, उसका बैकग्राउंड भी आपको हिस्ट्री देगा। जैसे नक्सलवाद इस सिलेबस में है, नक्सलिज्म। ऑब्वियसली जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस देखते हैं, लैंड रिफॉर्म देखते हैं, तो वहां से ये चीजें जुड़ने लगती हैं। तो इसका मतलब है कि थर्ड पेपर में भी इतिहास की समझ अगर होगी तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा मजबूत रहेगा, आप बेहतर आंसर कर पाएंगे। और इसी तरह फोर्थ पेपर फोर्थ पेपर में हम अगर एथिक्स की बात करें तो इसमें तो बहुत ही साफ एक टॉपिक लिखा हुआ है कि पाश्चात्य एवं भारतीय चिंतकों को पढ़ना है। और अगर हम देखें तो अपने हिस्ट्री के पेपर में, अपने हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर में जो वर्ल्ड और इंडियन हिस्ट्री को मिलाकर है, उसमें हमें बहुत सारे ऐसे थिंकर की जो फिलॉसफी है, अप्रोच है, थॉट है, वो पढ़ना है। तो ले देकर देखिए कि जब हम हिस्ट्री ऑप्शनल लेते तो हम क्यों ना एक ऐसा ऑप्शनल लें जो न केवल ऑप्शनल के रूप में हमारे सिलेक्शन में भूमिका निभा रहा हो, बल्कि साथ ही साथ जीएस, याद रखिए 1000 मार्क्स का है। इस 1000 मार्क्स में कहीं ना कहीं वो सभी पेपरों में, मैं तो नहीं कह रहा हूं कि डायरेक्ट यहां है, लेकिन इनडायरेक्ट भूमिका देखिए यहां वो जरूर से जरूर निभा रहा है। और इसलिए आप हिस्ट्री की उपादेयता को समझ सकते हैं। अब एक बात देखिए, आज पूरा देश मणिपुर राइट्स की बात कर रहा है, मणिपुर दंगों की बात कर रहा है। अगर हम मणिपुर की बात को देखें तो एक चीज लोगों ने कहा कि मैती समुदाय एसटी कैटेगरी की मांग कर रहा था और हाईकोर्ट के निर्णय के बाद मैती और कुकी में विवाद हो गया और राइट हो गया। लेकिन सच्चाई वो ज्यादा बेहतरीन जान पाएगा, वो ज्यादा बेहतर से इस विषय को समझ सकता है जो इंडिपेंडेंस के बाद से नॉर्थ ईस्ट की जो प्रॉब्लम है उनको सभी तरीकों से जानता है। उसे पता है कुकी क्यों लाकर बसाए गए, उसे पता है नागा कुकी विवाद कैसे रहा, उसे पता है कि नागालिम ने किस तरह पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक तरह से अनरेस्ट कर दिया था। और तब जब हम इस विषय को देखेंगे तो आपकी जो समझ होगी इस राइट्स की वो बड़ी शानदार होगी। और इसीलिए कह रहा हूं ये किसको होगी, जो पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ा होगा। और ये बड़ी साफ है कि ये आपके सिलेबस में है, हिस्ट्री में आपको पढ़ना है। तो ये तो रही जीएस की बात। वैकल्पिक विषय खुद भी मार्क्स दे रहा है, साथ ही साथ आप बताइए कौन से ऐसे विषय हैं जो इतने चारों पेपरों में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भूमिका निभा रहे हैं। यही नहीं, अगर हम एस्से की बात करें फिर 250 नंबर की 250 मार्क्स में आपने देखा होगा आजकल अमूर्त इंटेंजिबल जो है इश्यूज पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है। लेकिन एस्से में भी हर तीसरे साल एक एस्से देखा जा रहा है, डायरेक्ट हिस्ट्री से आ जा रहा है। 2020 में एक एस्से आता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी एंड सेकेंड एज फार्स। इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, फिर प्रहसन के रूप में। ऑब्वियसली जिसने इतिहास पढ़ा होगा वो इस कोटेशन को, ये कार्ल मार्क्स का कोटेशन है, बहुत अच्छे से जानता होगा।
पूरी हिस्ट्री में बड़े सारे ऐसे इंस्टांस, बड़े सारे ऐसे उदाहरण हैं जो उसको पता होंगे और वो बहुत बेहतरीन 1000 शब्दों का एक आंसर लिख सकता है। और अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो इतिहास कोई भी विषय है, नारी है, प्रेस है, संस्कृति है, सभ्यता है, विज्ञान है, अगर आप देखें तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इससे राइटिंग के कई डायमेंशंस होते हैं, कई आर्ट है। लेकिन हम चाहें तो किसी भी विषय पर जब लिखें तो हम ये देख सकते हैं कि एंशिएंट में उसकी क्या स्थिति थी, मिडाइवल में क्या थी, मॉडर्न में क्या चल रही है, और इस तरह से हम आंसर राइटिंग जब करते हैं किसी भी विषय पर तो हिस्ट्री वहां उन्हें एक अच्छा मौका देती है निबंध को एक पैटर्न के हिसाब से लिखने के लिए, एक स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखने के लिए, एक फ्लो के हिसाब से लिखने के लिए। तो कहीं इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि इतिहास आपको एस्से लेखन में भी, निबंध लेखन में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट भूमिका निभाता है। और यही नहीं, इसकी जो और चूंकि जब आप यूपीएससी की तैयारी के लिए आए हैं तो यह केवल नहीं है कि आप सब्जेक्ट पढ़ें, अपने आप को सीमित रखें, बल्कि जितना ज्यादा आपका मेंटल हॉरिजन ब्रॉड होगा, जितना आप एनालिटिकल होंगे, जितनी आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, उतना बेहतर आप परफॉर्म करेंगे। इतिहास पढ़ने से एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट पर पकड़ होती है, मुद्दों पर पकड़ होती है। दूसरी चीज, आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, जो बड़ी जरूरी आजकल और हो गई है, आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की ओर बढ़ते हैं। आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इन चीजों को, सारी चीजों को जो पढ़ने का और जोड़ने का जो एक कहिए कि गुण है वो आप में आएगा। और तीसरा, बहुत ही डाइवर्स, एक तरह से डाइवर्स नॉलेज की ओर आप बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज आपको इतिहास में मिलती है। और यही नहीं, आजकल सिलेक्शन में आपने सबने सुना होगा, हर टीचर कहता है कि पेपर आज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जरूरी है। सभी सब्जेक्ट, ये सारे पेपर अलग अलग ना होकर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितना इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से लिखेंगे उतना फायदा होगा। तो उसका उदाहरण देता हूं, इतिहास पढ़ते वक्त आपको पॉलिटी भी पढ़नी है, आपको इकोनॉमी की भी समझ रखनी है, आपको सोसाइटी को भी जानना है, आपको फिलॉसफी भी जाननी है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने इस ध्यान से, जैसे देखिए, जब हम राज्य की बात करेंगे तो वहां पॉलिटी आ जाएगा, या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ना है, पॉलिटी आ जाएगा। जब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमी की समझ अगर होगी तो और बेहतर आप कर पाएंगे। सोसाइटी किस तरह से, वैदिक, देखिए सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक समाज था, वैदिक आते आते फिर गुप्त आने तक कैसे समाज संक्रमण से गुजरा, फिर गुप्तों के बाद महिलाओं की स्थिति क्या रही, इस तरह की चीजें बड़ी पूछता है हर तरह के पेपर में। और वैसे भी यूपीएससी एस्पिरेंट को हमारी सामाजिक गतिविधियों में कैसे परिवर्तन हुआ वो जानना ही चाहिए, वो सब आपको हिस्ट्री में मिलेगा। और यही नहीं, जब हम एंशिएंट और मेडाइवल के ट्रांजिशन में देखते हैं, या एंशिएंट इंडिया ही देखिए, तो आपको बुद्धिज्म पढ़ना है, आपको जैनिज्म पढ़ना है, आपको वैदिक एज पढ़ना है, उत्तर वैदिक एज पढ़ना है। और 1000 एडी के आसपास आए तो आपको शंकर, मतलब अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्ध द्वैत, ये सब पढ़ना है। और इन्हीं सब चीजों से मिलाकर अगर आपको ना केवल आप कहिए कि एस्से में फायदा होगा, बल्कि एथिक्स के पेपर में भी ये बहुत साफ दिखता है। तो कहने का मतलब, इतिहास पढ़ने से वो एक एरिया जो एक व्यापक समझ की बात बनती है वो आपको बनानी है। और जैसे जैसे आप इंजॉय करने लगेंगे इतिहास को पढ़ते पढ़ते, आप इन चीजों में, आप जब ये देखेंगे कि इसका पॉलिटिकल एंगल क्या है, इसका इकोनॉमिक एंगल क्या है, इसका कल्चरल एंगल क्या है, तो आपको और मजा आएगा। और आप देखेंगे कि निसंदेह आपकी समझ व्यापक होती जा रही है और जिसका प्रभाव अन्य पेपर के आंसर राइटिंग में भी पड़ेगा। यही नहीं, जब हम एक इतिहास की समझ रखते हैं
तो इतिहास हमेशा पृष्ठभूमि का काम करता है, और जब पृष्ठभूमि का काम करता है, आजकल सब लोग कहते हैं कि सिलेक्शन में करंट समसामयिकी का बड़ा रोल है, लेकिन करंट केवल आपने करंट पढ़ा, केवल पत्तियां जानी, शाखाएं जानी और जड़ नहीं जाना, तो आप बेहतर आंसर नहीं लिख पाएंगे। जैसा मैंने अभी मणिपुर का उदाहरण दिया था, उसी तरह करंट का कोई भी इश्यू है, अगर उसकी पृष्ठभूमि भी आपको पता है तो आप बहुत बेहतर तरीके से आंसर लिख पाएंगे, और इसके लिए जरूरी है कि आप इतिहास पढ़ें। जैसे रूस यूक्रेन, आज रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन यूक्रेन कैसे सोवियत संघ का पार्ट बना था, कैसे 1991 में जब सोवियत संघ विघटित हुआ तो यूक्रेन अलग देश बना, और कैसे यूक्रेन यूरोप की ओर आकर्षित होने लगा, यह सब वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ना है। इस तरह की बहुत नाटो, खुद नाटो 1949 में बना यह संगठन, जो 90 आते आते लगा था कि यह रिलेवेंट हो गया, फ्रांस ने कहा था यह बेकार है, और अचानक 2020-21 में दिखने लगा कि नाटो तो फिर से एक प्रभावी और शक्तिशाली होता जा रहा है। तो यह सारी समझ आपको यहां मिलती है, और करंट को अगर आप बैकग्राउंड से, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जोड़कर देखेंगे तो हमेशा मजा आएगा, हमेशा आप बेहतर स्टडी कर पाएंगे। तो और यही नहीं, इतिहास के विषय में चूंकि फर्स्ट पेपर में मैपिंग 50 अंक का मैपिंग भी आता है, और 50 अंक के में 40 अंक पाना बड़ा सहज है अगर आपने मैपिंग अच्छे से की। इसीलिए हमने यह देखा है कि इतिहास ऑप्शनल को गंभीरता से जिसने पढ़ा और उस पर पूरी राइटिंग की, पिछले 10 साल के पीवाईक्यू उसको सॉल्व किया, तो आप देखेंगे कि उस बच्चे के सामान्यतः जो मार्क्स हैं वो बेटर रहे हैं। इतिहास इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि अगर हम इतिहास विषय को लेकर सिलेक्शन के बीच या मार्क्स के बीच एक ग्राफ बनाएं एक्स वाई एक्सिस पर, तो याद रखना है कि इतिहास में जो ग्राफ है वो लगभग ऐसे जाता है। अगर ये 300 नंबर है तो 300 नंबर में 250 से 300 के बीच एक सीरियस एस्पिरेंट हमेशा नंबर पाता है। ये प्लस और भी अच्छे गुण और अवगुण के आधार पर नीचे आ सकता है, लेकिन लगभग ऐसा है। लेकिन कई ऐसे सब्जेक्ट हैं, जैसे 2020 में ही अपना एक रेगुलर स्टूडेंट डॉक्टर प्रकाश आईएफएस बना, और उसका ऑप्शनल क्या था हिंदी माध्यम में, तो वो था एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी चूंकि डॉक्टर प्रकाश ने लिया, आप भी ले लें, तो एक सिलेक्शन से सेलेक्ट हुआ, नंबर पाया। लेकिन अगर हिंदी माध्यम में एंथ्रोपोलॉजी देखें तो क्या हम उसकी एक कंसिस्टेंसी देखते हैं ग्राफ में? नहीं, बड़े सारे अप्स एंड डाउन्स, यहां तक है तो ये यहां तक भी है। कहने का मतलब ये मेरा ग्राफ अब एकदम 0 नंबर नहीं है, लेकिन आप यहां तक आ सकते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि 220 से लेकर आप कहिए 250 के बीच में रहते हैं, और जिसमें ज्यादा वेरिएशन होगा वो सब्जेक्ट आपके लिए उचित नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट जैसे 2000 के दशक में एंथ्रोपोलॉजी और पब्लिक एड, लोक प्रशासन, कितना अच्छा विषय है, उसका भी जुड़ाव है अलग पेपरों से। पढ़ने के बाद ऑब्वियसली जब आप पार्ट बनेंगे ब्यूरोक्रेसी की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की समझ होनी चाहिए। लेकिन 2014 के बाद आप देखें तो 2014 के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ग्राफ है वो बहुत ही ज्यादा, अगर 14 में यहां कहीं था तो लगातार ही ऐसे गिर चुका है। और हालात ये हैं कि आप देखेंगे कि 220 से 250 नंबरों के बीच में पबेड में हिंदी में मार्क्स आ रहे हैं, हिंदी माध्यम में। ऐसे सारे ऑप्शनल के लिए अगर देखा जाए तो उसमें अगर कोई कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहा है तो वो है इतिहास। तो जब ऐसा है, जब ऐसे हमारे ग्राफ मिल रहे हैं और 250 से 300 नंबर के बीच ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट इसमें कंफर्टेबल तरीके से मार्क्स पा रहे हैं, तो क्यों ना ये कहा जाए कि इतिहास एक सेफेस्ट, एक पॉपुलर सब्जेक्ट ही नहीं है, बल्कि आपकी सफलता में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। तो इतिहास इसलिए अगर
आप अपने सिलेक्शन को लेकर और अभी आप अपने विषय चयन को लेकर थोड़े कंफ्यूज हैं, तो इस बात को, इस चर्चा को मेरी जरूर ध्यान में रखिएगा। और मैंने कह दिया तो मत लीजिए, साक्षी गर्ग सेलेक्ट हो गई या सुनील कुमार सेलेक्ट हो गया तो मत लीजिए। अपनी मैंने जो पॉइंट बताए, ट्रेंड देखिए, इंटरेस्ट देखिए, गुड गाइडेंस और गुड नोट्स की अवेलेबिलिटी मतलब रिसोर्स देखिए, और फिर देखिए कि इस इतिहास की समझ से इस पूरी तैयारी में मुझे क्या फायदा मिलता है। अगर पूरी तैयारी में समग्रता से कहीं इतिहास आपको सहयोग करता है, साथ ही साथ आपकी समझ खोलने में, एक विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ाने में, डाइवर्सिफाई और वास्ट जो सिलेबस है उसे कवर करने में भूमिका निभाता है, तो जरूर जाइए। और केवल यही नहीं, किसी भी विषय की अगर स्ट्रेंथ देखनी है तो वीकनेस भी। इतिहास के बारे में दो जो नकारात्मक चीजें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। एक कहा जाता है कि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा विस्तृत है, सिलेबस बहुत वास्ट है। कुछ टीचर, मैंने ये भी कहा, कुछ बच्चे आके मेरे से पूछते हैं कि सर हिस्ट्री ले लेंगे तो 5-6 महीने में क्लास खत्म होगी, अगर हम कोई और सब्जेक्ट लेंगे तो 3 से 4 महीने में खत्म होगा। और ये सच है कि कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका सिलेबस इससे प्रिसाइज है। और दूसरा कहते हैं इसके बारे में, दो ही चीज नेगेटिव है, एक सिलेबस का विस्तृत होना और दूसरा है कि सर इसमें फैक्ट, तथ्य बहुत हैं और शायद हिस्ट्री रटना पड़े। सबसे पहले तो ये जान जाइए कि ये जो कहता है उसे यूपीएससी किस तरह से हिस्ट्री की समझ चाहती है अपने एस्पिरेंट से, उसे पता नहीं है। क्योंकि कुछ मूलभूत तथ्य तो सब में होते हैं, साइंस में भी होता है जो आपको रटना है, मैथ में भी होता है फार्मूली जो रटना है। और चूंकि इतिहास, चूंकि एक सोशल स्टडी का सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो हैं, लेकिन केवल फैक्ट हैं और इतने फैक्ट ही रटने पड़ेंगे तो ही नंबर आएगा, पहले दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि यूपीएससी आपसे एनालिसिस की डिमांड करती है। और जब आप पेपर देखेंगे ना हिस्ट्री का, तो आपको और क्लियर होगा कि जिस तरह आप हिस्ट्री को समझते हैं, यूपीएससी ऐसी हिस्ट्री नहीं चाहती। ये प्रश्न ऐसे पूछती है कि जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उसका जन्म नदी किनारे ही क्यों हुआ। अब देखिए, फैक्ट केवल इतना है कि इंडस सिविलाइजेशन भी नदी किनारे हुई, मेसोपोटामिया भी नदी किनारे हुई, लेकिन इजिप्टियंस भी नदी किनारे हुई। लेकिन क्या ये केवल ये फैक्ट है या इसके पीछे आपको लॉजिक देना पड़ेगा कि नदी किनारे ही सभ्यताएं क्यों पैदा हुई, उसके पीछे की वजह क्या क्या है। इसी तरह अगर हम विस्तृत सिलेबस की बात करें तो इसको नकारा नहीं जा सकता। इतिहास और भूगोल दो ये बातें तो हैं कि इनका सिलेबस सबसे ज्यादा विस्तृत है और ये स्वीकारना है। लेकिन दो बातें, सबसे पहले हिस्ट्री का सिलेबस बड़ा ही ओपन है, कोई भी चीज छिपी हुई नहीं है। अगर आपने सिलेबस को देखा होगा, जो पीपीटी इसके बाद ऐड होगी उसमें हिस्ट्री का सिलेबस भी होगा पीडीएफ के रूप में। और अगर सिलेबस देखें तो जितने भी, जैसे सिंधु सभ्यता है, उसमें दिया होगा इसका विकास, इसका पतन, इसकी नगरीय विशेषता, और जो भी टॉपिक दिया है अब इससे एक्स्ट्रा कुछ हिडन नहीं है, जितने भी टॉपिक है वो खुले। बाकी किसी भी अगर आप सब्जेक्ट में देखेंगे तो सब दिया, लेकिन क्या ट्विस्ट करेगा, क्या पूछेगा, नहीं पता। लेकिन इतिहास के पाठ्यक्रम को पूरा खोल के रख दिया गया है कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसलिए विस्तृत है। और चूंकि भारत विश्व की उन सभ्यताओं, संस्कृतियों में से है, हमारा इतिहास बड़ा विस्तृत है। हम एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न के तहत जब देखते हैं, हमारा इतना विविधतापूर्ण हमारा इतिहास रहा है, इसलिए उतना ही ज्यादा बातें हैं, इसलिए सिलेबस तो बड़ा होना ही था। लेकिन सिलेबस के बड़े होने में सबसे पहले कहा मैंने ओपन है। दूसरा, इसका फायदा देखिए, अगर आप इतिहास लेते हैं और आपने एक बार पढ़ लिया इतिहास को, एक पूरा समय दे दिया इतिहास पर और अपने नोट्स बना लिए, तो एक बार पढ़ लिया तो इतिहास बार बार तो नहीं बदलेगा ना। आप बाकी सब्जेक्ट देखेंगे, बार बार उसमें फैक्ट
बार बार उसमें जो चेंजेज आएंगे उसको आपको नया अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन इतिहास एक बार समग्रता से पढ़ लिया, आपके पास प्रॉपर नोट्स हो गए, उसके बाद आप केवल प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए और कुछ करंट की घटनाएं अगर लगता है, जैसे मणिपुर की मैंने बात की, या अभी मान लीजिए किसी भी विषय पर जैसे कोई खोज हो रही है। 2014-15 में नेचर मैगजीन ने लिखा कि सिंधु सभ्यता 3000 बीसी की बताई गई, लेकिन हो सकता है 8000 बीसी की हो, या आर्य बाहरी थे, विदेशी थे। इस पर नीरज राय और बसंत सिंधे जैसे सरलों की टीम एक वर्क कर रही है, रिसर्च कर रही है कि हो सकता है आर्य देसी हो। तो ऐसे अपडेट, वो कौतूहल बनाए रखिए और करंट से केवल अपने जो पूरा आपने नोट्स पढ़ा है उसमें एक पैराग्राफ अगर जोड़ देंगे तो आपके नोट्स की जीवंतता भी बढ़ेगी और आपको अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो पहला चीज ओपन है, कुछ छुपा नहीं है। दूसरा चीज, एक बार मेहनत कीजिए, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ बन गई तो बन गई, और इसका फायदा यह होगा कि आप अपनी तैयारी में इतिहास के अलावा अन्य विषयों को भी प्रॉपर समय दे पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और इतिहास ये बहुत अच्छा करती है। इतिहास का जैसा पेपर है, जैसा सिलेबस है, आपको पूरा मौका देता है कि अन्य सब्जेक्ट के लिए भी आप समय निकाल सकें। और जो तीसरी बात है वो याद रखना है कि हमारा सिलेबस अगर आप 100% देखेंगे तो इतने की जरूरत भी नहीं है। वास्तविकता यह है कि 70 से 80% अगर हमने सिलेबस को बढ़िया से कवर कर लिया तो हमें चूंकि चॉइसेस मिलती हैं जब हम ऑप्शनल पेपर लेते हैं, 8 में से 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं, तो कई लोग तो 60% कहते हैं, लेकिन मेरा कहना है 70 से 80% अगर हमने सिलेबस कवर कर लिया तो हम उस मत में रहेंगे कि हम सारे क्वेश्चन करने की स्थिति में और बेहतर तरीके से करने की स्थिति में हो। तो कंक्लूजन यह है कि यस, कोई कहे विस्तृत है तो मानना है विस्तृत है, लेकिन याद रखना ये विस्तृतता इसकी कमजोरी नहीं है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। कैसे स्ट्रेंथ है? ऑब्वियसली जितना सिलेबस है वो पूरा खुला हुआ है, कोई हिडन नहीं है, और एक बार पढ़ लिया, एक बार पूरी तरह अगर प्रिपरेशन कर लिया, नोट्स बना लिया, तो उसे बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल उसे रिवीजन और नए तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत पड़ेगी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप एक चीज और याद रखिए, साइंटिफिक तरीके से चलते हुए सिलेबस और क्वेश्चन के पैटर्न पीवाईक्यूज को देखते हुए आप 70 से 80% सिलेबस अगर बेहतर तरीके से कवर कर लेते हैं तो आप बेहतर मार्क्स पाने की एकदम होड़ में रहेंगे। इसलिए सिलेबस को लेकर मत डरिए। और एक चीज और याद रखिए, जो कहता है कि संक्षिप्त हो वो ले लें, अरे भाई संक्षिप्त हो लेकिन न जीएस में उसकी मदद हो, न एसए में मदद हो, और ले देकर मेन चीज है यूपीएससी के हिसाब से जो एनालिटिकल अप्रोच है वही डेवलप ना हो। याद रखिए, यूपीएससी रटने वाले लोगों के लिए नहीं है। आपकी जो क्रिटिकल, जो आप एक किस तरीके से किसी विषय पर कितनी डायमेंशन से सोचते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये तब ज्यादा पैदा होगा जब इतिहास जैसे विषय आप पढ़ते हैं। संक्षिप्त विषय ही सिलेक्शन का अगर आधार होता तो हर साल नंबर ऑफ सिलेक्शन में पता चलता कि जो सबसे छोटे सिलेबस वाले हैं वही लड़के सेलेक्ट टॉप कर रहे हैं। लेकिन देखिए, पिछले साल की जो टॉपर श्रुति वो इतिहास से थी। इसके अलावा इस बार की जो टॉपर हैं वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से है। कम से कम ये दोनों सब्जेक्ट तो नहीं कहेंगे ना कि हम छोटे। संक्षिप्त होने से केवल ये होता है कि हम एक बार 3-4 महीने में उसे कवर कर लेते हैं और रिवीजन आसान रहता है। लेकिन बाकी जो मैंने बातें बताई वो सब मिसिंग रहेगी। और यूपीएससी वो आयोग नहीं है जो एक तरफ संक्षिप्त विषय बना दे और दूसरी तरफ वास्ट विषय बना दे और सिलेक्शन जो है संक्षिप्त से ही करता रहे। अगर ऐसा होता तो सारे लोग इतने चालाक हैं, सारे लोग इतना सोच के आते हैं, क्यों कोई हिस्ट्री लेता, क्यों कोई ज्योग्राफी लेगा? याद रखिए, लगभग 800 लोगों ने 2021 का डेटा है जो इतिहास से मेंस दिया। 1600 के आसपास लोग
ज्योग्राफी के साथ बैठे, 2000 के आसपास लोग पॉलिटिकल साइंस के लेकर बैठे। तो अगर ये डेटा है तो इसका मतलब है कि आंकड़े कुछ कहते हैं, लेकिन बाकी जो ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वो उस पर कौन आकर क्या कह रहा है उसको अपना विषय मत बनाएं। बड़े आराम से सोचें, अपने विवेक से देखें, अपने चीजों को, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को पहचानें और पूरी एनालिसिस के बाद ही आप सब्जेक्ट का चयन करें। मैं फिर एंड उसी बात से कह रहा हूं कि मौका मिला है अगर चयन का, वो यूपीएससी केवल आपको ऑप्शनल और मीडियम चुनने का ही तो मौका दे रही है। तो ऐसा ऑप्शनल का चयन करें जो वास्तव में आपके सिलेक्शन के लिए कैटलिस्ट साबित हो। और ऐसे में हिस्ट्री एक बेहतर ऑप्शनल है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन सभी अभ्यर्थियों की इंटरेस्ट अलग होता है, अप्रोच अलग होती है। अपने तरीके से एनालाइज करें, क्योंकि मैंने उदाहरण दिया, डॉक्टर प्रकाश तो एंथ्रोपोलॉजी से सेलेक्ट हो गया। एक लड़का इस बार गगन मीणा 120वीं रैंक लाया है, मैथमेटिक्स से सेलेक्ट हुआ है। लेकिन ये एक्सेप्शन है। आप अपने आप को जानो, एनालाइज करो और फिर अपने ऑप्शनल की तरफ बढ़ो। लेकिन यह मैं कह सकता हूं कि उपलब्ध वैकल्पिक विषयों में एक बेहतर, श्रेष्ठ वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास जरूर है। इस पर भी जरूर सोचें। धन्यवाद।